अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली मेरे साथ मौजूद है। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उसामा साहब ने बड़ी अहम पेशगोई कर दी है। हम वीडियो से पहले डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। उसामा साहब कह रहे हैं कि ये होने वाला है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो पेशगोई करने जा रहे हैं, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने वाला है। खित्ते में बड़ी जंग होने वाली है, जो सिर्फ उन दो ममालिक के दरमियान नहीं, बल्कि इस पूरे मिडल ईस्ट को, साउथ एशिया को और हमारे पूरे सेंट्रल एशिया को जो है वो हिला के रख देगी। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं चाहता हूं कि आप ही अपने नाज़रीन को बताएं कि होने क्या जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, सबसे पहले तो इस जो सोलर इक्लिप्स है उस पे जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ओवरऑल सिचुएशन जो है सबके लिए एक मुश्किल का बायस बनने वाली है। सरकार, सरकारी मशीनरीज और सारी की सारी जैसे कहते हैं ना टफ टाइम, स्कॉलर्स के लिए और सोल्जर्स के लिए, दोनों के लिए। और जो लोग इसमें जैसे कहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड पेशे से मुंसलिक हैं, उनके लिए हार्डशिप्स और उनके लिए प्रॉब्लम्स, प्लस जो इस खिते में ईरान इजराइल जो आमने सामने आने का वक्त टल रहा था, अब तक जो ऐसा लग रहा था कि ये जंग अभी नहीं हो रही और ये टलती जा रही है, लेकिन अब ये चांसेस हैं कि ईरान अपने जो एलाइज हैं उनको कॉल दे, ठीक है, और भरपूर इस सूरज गिरन के फौरन बाद, ईद के फौरन बाद ये एक मुहिम चले विद इन द कंट्री, एक ऐसी मुहिम चले जिसमें वो कामयाब भी होगा अलाइज को, क्योंकि जैसे हमने इंडिया के बर्थ चार्ट में देखा ना कि उसके अलाइज उससे दूर होंगे, ठीक है, सेम ईरान के अलाइज उसके साथ होंगे। गुड। ईरान मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे अपनी मीडिया कैंपेन करेगा और विद इन द कंट्री ये मुहिम शुरू हो जाएगी ईरान में। और मुझे लगता है कि अब शायद वो फतवा भी दे दें, और मुझे ये लगता है कि अब शायद ये बस इसके आसपास अब ईरान जो है वो दो बदू जंग में चला जाए और इसके साथ उसके अलाइज आए, और ये सारी की सारी जो मामला काफी अरसे से लिंगर ऑन हो रहा था, ये जैसे ही माह रमजान का जैसे कहते हैं ना कि ये बरकत की विंडो शट हो, तो ये मामला एक्सेल कर जाए। क्योंकि होता ये है कि अमूमन देखा ये गया है कि चांद गिरन या सूरज गिरन से थोड़े से पहले भी उसके इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं और बाद में भी उसके बहुत बड़े इफेक्ट्स आते हैं। तो ईरान का एक तो चांसेस बढ़ गए हैं, दूसरी अगर इसराइल की उसको देखा जाए बर्थ चार्ट को और उसको कैलकुलेट करें तो इसराइल पे लगता है कि सारे इकट्ठे यलगार करें, इस तरह की कोई सूरत हाल बनती नजर आती है, जिसकी वजह से जब मैं ईरान की अलाइज का देखता हूँ 11th हाउस, इसराइल का 7th हाउस देखें जो उसका सोशल होता है, जो उसके सोशल कनेक्शंस का होता है या दुश्मनों की सारी उसका ओवरऑल, उसमें सारे के सारे मैलफिक्स और उसमें गिरन का लगना, तो ये चांसेस हैं कि वो सारे दुश्मन अपने ऊपर उल्टा ले। अब उसमें वो कैसे उल्टा ले, वो अब अपनी बचिया करके करे, वो मस्जिद अक्सा को हाथ लगा दे, वो कोई ऐसी हरकत कर दे, इससे अब कोई बईद नहीं है। और वो करने के नतीजे में इनके पास रीजन ही ना छोड़े कि इनकी अवाम इन हुकूमतों पे या ओवरऑल इतना प्रेशर बिल्ड कर दें कि भाई अब करो, अब हम रेडी हैं। तो ये जो वॉर है, ये फिर जाहिर बात है आपकी जो सबसे बड़ी इफेक्ट होने वाली इंडस्ट्री है वो दो इंडस्ट्री, एक तो शिपिंग, क्योंकि अब आपके वही रास्ते हैं तो इंपोर्ट्स को हिट आ सकती है,
प्लस जो आपका ऑयल की इंडस्ट्री है उसको हिट आएगी। तो ऑयल वाले तो डेफिनेटली उनको चाहिए कि मैक्सिमम, जैसे कहते हैं ना कि जितना भी पाकिस्तान को अब ऑयल अरेंज करना है तो वो कर ले पहले ही। और वैसे तो ये है कि इस सूरत हाल में ईरान पे सैंक्शंस भी नजर आती हैं, इकोनॉमिक टफ उसके लिए सिचुएशंस बिल्ड हो रही हैं। तो पाकिस्तान ने भी अपने खारजा ताल्लुकात जो हैं वो बदलने हैं, ट्रांसफॉर्म करने हैं। तो हमारी भी हो सकता है मजबूरी बन जाए कि हमें कोई ना कोई साइड तो डिफाइन करनी होगी। जाहिर बात है पूरा मेरा खिता उसमें जाए। उसामा साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या ये इतनी बड़ी जंग होगी कि खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है और ये जो तबाही है उसमें पाकिस्तान और बाकी जो ममालिक हैं और एशिया के, वो भी इसमें आएंगे? हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली हम तो देखें, हमारे सारे रसद के रास्तों से लेके हमारी ऑयल सप्लाई से लेके हमारा एक कितना बड़ा अंडर दी टेबल ऑयल सप्लाईज कितनी है जो आती हैं, पूरा बलूचिस्तान की इकॉनमी ईरानी प्रोडक्ट्स पे और किस तरीके से वो मामला चल रहे हैं, एक सूबा तो पूरा हिट होता है हमारा। दूसरा जो ओवरऑल अफगानिस्तान भी अब इसमें हो सकता है कि अपना वजन डाले ईरान के साथ इस जिहाद में, और चांसेस होंगे कि ये जो अभी अब सेम टाइम पे ये सब कुछ बिल्ड हो रहा है। उधर इंडिया अपनी झींप छुपाने को उसको बेस्ट टाइम है पाकिस्तान पे कुछ करने का, उधर से ये जो ईरान और इजराइल सीधे होने को हैं, ये जो सीधे होने को हैं, तो ये दोनों तीनों चीजों को अगर सामने रखें और फिर अफगानिस्तान हमारा जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है, तो ये अचानक ये जो अब बदलती सूरत हाल है ये खित्ते की ओवरऑल सिचुएशन को बदल के रख देगी, क्योंकि रशिया भी पीछे खड़ा होगा ईरान के। रशिया क्योंकि खुद भी जाने वाला है, बल्कि इस उसमें 15 अप्रैल से पहले पहले रशिया के भी चांसेस हैं कि वो यूक्रेन को कई इलाके कब्जा करे। यूक्रेन की बड़ी सियासी जो लीडिंग पर्सनालिटीज हैं उनकी हम बात मुतवक्के हैं, रशिया के कई एरियाज कब्जे में लेने के चांसेस हैं, और ये भी चांसेस हैं कि इस जंग में रशिया के साथ कई और ममालिक इन्वॉल्व हो जाएं, यानी कि उस एंड पे भी जंग सिर्फ रशिया और यूक्रेन की ना रहे, कोई और ममालिक उसमें आ जाए, स्वीडन हो गया या कोई दो चार और, इधर से ईरान के अलाइज, इधर इधर से इधर, इधर से पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान की हालत देखें तो ये एक अजीब पूरा खिता जो है, एक वो क्या कहते हैं जंग का, वो तीसरी जंग तो नहीं कहना चाहिए, ये ऐसी जंग कभी देखी ही नहीं, ये उस साइड पे जाएगी, ऐसी जंग कभी देखी ही नहीं। ये वो सूरत हाल बिल्ड होने को जा रही है, और इसलिए डेफिनेटली ताकत के केड़े तवाज़ुन और केड़े वो, जब इंसान है ये सब अमन है तो ये सारी बातें होती हैं, जब बदअमनी फैल जाए तो फिर ये ताकतें शाकतें कुछ नहीं होती, इकॉनमीज, रसद के रास्ते, सप्लाईज। बल्कि ये है कि हमारे जो ये सूरज गिरन से रसद के रास्तों से याद आया, जो हमारे दूर दराज इलाकों के बिजनेसमैन हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर या जहाँ के भी जिधर फूड सप्लाईज नीचे से ऊपर जाती हैं, या बलूचिस्तान में कहीं, तो वो भी रसद के रास्तों को भी मसला प्रॉब्लम आ सकती है। फूड सप्लाईज दुनिया की इस खिते की हिट होने के भी चांसेस है, जो इंडिकेशन है। तो इसलिए ये सिर्फ एक जंग ही नहीं आ रही, इसमें फूड सप्लाईज भी हिट होने के चांसेस हैं। उसामा साहब, ईरान क्या ये जंग इजराइल के अमेरिका खड़ा है, इतनी बड़ी जो है उनकी फंडिंग है, इतना पैसा है, ईरान कैसे ये जंग अफोर्ड करेगा? बात अब अफोर्डेबिलिटी की नहीं रह गई, अब बात यहाँ आ गई है कि कुदरत की एक चाल है, एक निज़ाम है, वो निज़ाम अपनी अब जगह बना के रहेगा, किसी की हालत है नहीं है। मिसाल के तौर पे यमन की क्या हालत है, उसने अमेरिका पे मिसाइल मार दिए उसके शिप्स पे, यमन की क्या वो है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जो है। लेकिन आप देख लें तो अब आप देखेंगे कि ये अब फाइनेंशियल नहीं चलनी। अच्छा आप चलें एक और बात बता दूं आपको, आपकी आसानी के लिए, समझने के लिए आसान हो जाएगा। अमेरिका इस सूरज गिरन का सबसे बड़ा फैक्ट्री है,
अमेरिका की अपनी सड़कों पे अब वो सब कुछ होगा वो जो पूरी दुनिया में करता रहा है। अमेरिकन, हाँ, आपके पेटी भाई सबसे ज्यादा अफेक्ट ही होंगे। अमेरिकन मीडिया को इस दफा भुगतना पड़ेगा असैसिनेशंस, किलिंग्स, और मीडिया पे उनके बहुत बुरा टाइम है अमेरिकन मीडिया के लिए। तो आपके तो जो भी सहाफ़ी फेलोज हों उनको को भाई आप अपना जो है ना एहतियात करो बस। और अमेरिका की अपनी जो विद इन द कंट्री जो अनरेस्ट है वो भी बहुत बढ़ जा रहा है। अमेरिका को समझ ही नहीं आनी कि अब बनी क्या है। लगता ये है कि जैसे वो ऑपरेट कर रहा है और वो सारी दुनिया की ये सारे, लेकिन अब पता चलेगा कि नहीं भाईजान, जो सुप्रीम, जो डिवाइन या जो पावर है वो कहीं और है, और वो वहां से ये निजाम दुनिया का चल रहा है, ये आप लोग नहीं चला रहे। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, तो पाकिस्तान के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये जंग हो जाती है, क्योंकि हमारी तो गैस पाइपलाइन और बाकी मामला जो है वो चल रहे हैं उनके का पहले देखिए हम पे दो तीन चीजों में काफी वो होगा। एक तो हमारी काफी अर्सा से जो फॉरेन पॉलिसी है वो मैं समझता हूँ कि बड़ी ना अनक्लियर सी नजर आती है, और हम जो है ना वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि कंफ्यूज्ड जैसे रवैया अपनाए हुए हैं। चाइना से बात करते हैं तो खुल के नहीं कर पाते कि अमेरिका क्या कहेगा, अमेरिका की इंस्ट्रक्शन मानते हैं तो हमें लगता है कि जी ईरान का क्या करें, उसकी करते हैं तो अफगानिस्तान का क्या करें। एक हम अजीब सी सूरत हाल में थे। जो हमारी खारजा जो एंड है हमारे पाकिस्तान का, वो बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। इसको अलाइनमेंट मिल जाएगी, ये बदलने वाली है। इसके दोस्त, इसके अलाइज, इसके जो खारजा मामला हैं वो टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बस इतना सा होगा। इकोनॉमी वाइज तो हम पहले ही इतने वो नहीं है, लेकिन उसके बाद ये कम से कम जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक नई तब्दीलियां देखेंगे आप। डर से खैर निकलेगा, बस खारजा पॉलिसी की हद तक कि हम कुछ ना कुछ डिफाइन कर बैठेंगे। वो एक होता है कि फंसा होता है बंदा दो के दरमियान में ना, वैसे होता है कि उधर भी आसरा दिया होता है, उधर भी आसरा दिया होता है, व्याह किंदे नाल करना है वो नहीं पता। तो उसमें ये जो क्लैरिटी है ना पाकिस्तान की, बस इस सारी जो इस खित्ते की अनरेस्ट का एक ही फ्रूट पाकिस्तान को मिलेगा। क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमारी खारजा पॉलिसी अब मजबूरी से हमें क्लैरिटी के साथ खड़ा करने पे मजबूर कर देगी। ऐसी सूरत हाल जो है हमें दरपेश हो सकती है। तो खुराक का बहरान पैदा हो सकता है डेफिनेटली। ये जो अब, हाँ, खुराक के बुरहान से आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। किसानों के लिए एक अपनी दे देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एडवाइजरी, जितनी भी अपनी अगली फसल की खरीदो फरोख्त है वो कर लें, पैसे अकाउंटों में ना रखें, वो परचेज कर लें, स्प्रे, खाद, बीज खसूसन। अच्छा, बीज से मुझे याद आया, एक स्पेशल प्रोग्राम करना है इस बात पे कि बिल गेट्स पूरी दुनिया के बीज इकट्ठे करके उसका बैंक बना रहा है और एग्रीलैंड्स ले रहा है, और मुस्तकबिल में ऐसा लगता है कि वो फूड को कंट्रोल करेगा, और आपका बीज वही है जो 2 फसलों के बाद नहीं होगा, आप बीज के डिपेंडेंट होने वाले हैं। तो खुदारा हमारा एग्रीकल्चर भी इस पर गौर करें, और हमारे किसान भी अपने अपने बीज और अपना बीजों का निजाम बना लें, वरना इनकी एग्री खतरे में होगी, हम फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इस बीज की वजह से हम गुलामी में जाएंगे। अब दोबारा मैं आपको बता दूं, पहले हम डॉलर के चक्कर में रहे और हमारी जैसे कहते हैं आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बन सकी कभी, हैसियत कौम हम नहीं खड़े हो सके। अब आने वाले टाइम में हम एग्री कंट्री हैं, और अगर हमारे बीज कैप्चर हुए और हम उसमें इंडिपेंडेंट ना हुए, और हमारी एग्रीकल्चर ने अपने बीजों पे और इनकी जो लाइफ लाइन है उस पे काम ना किया, इसके बैंक्स ना बनाए, पाकिस्तान इसमें खुद कफील ना हुआ, तो फिर हमारा ये गुलामी का तौक हमें भूख अफलास और उससे मारेगा। उसके लिए ये है कि इससे पहले पहले अपने किसान जो बड़े ग्रुप्स हैं, हम भी कॉर्पोरेट फार्मिंग की एक उसकी, जैसे पहले भी हमने एक वीडियो में जिक्र किया, एक मुहिम चला रहे हैं जो इको मॉडल में बाद में कन्वर्ट करेंगे।
तो अब चाहिए ये कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन सदके खैरात के तौर पे ये लंगर खाने ना खोलें, एग्री में आ जाएं और उसमें बीज बैंक बनाएं, सीड के बैंक बनाएं, किसानों के लिए पैसा कमाएं, अपना जायज मान वो लें, लेकिन डायरेक्शन तो खुदारा कोई वो करें जो मुल्क और दूर रस पाकिस्तान की बुनियाद बन जाए। और हर्बल मेडिसिन, हर्बल से रिलेटेड दवाइयां महंगी हो जाएंगी, उसके चांसेस हैं। इनकी यील्ड अच्छी ना आए, ये चांसेस हैं। ये बादशाहों की किल्लत पैदा हो जानी है इसके बाद, ये चांसेस हैं। उसके बाद हमारी जो ये किसानों को बड़ी ट्रबल्स आ सकती हैं काश्तकारी से मुतल्लिक, ये भी चांसेस हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा बेनिफिशरी हैं जो होंगे वो ऑयल, घी, दालों वाले, उनको फायदे होंगे। प्लस ब्लैक चीज जो भी हो उसमें इन्वेस्ट कर लें। गोल्ड प्राइसेस अप होने के चांसेस हैं, गोल्ड शूट करेगा इस सूरज गिरन के नतीजे में। तो ओवरऑल, और बल्कि एक और मुझे आज तो आपने ऐसा छेड़ा है, बस बिजनेस स्टूडेंट टू बिजनेस वो कंसल्टेंट होने के नाते तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी को अब बिजनेस में, जितनी ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, जितनी ऑफर्स हैं, 8 अप्रैल तक लगा लें। उसके बाद इनको सेल वॉल्यूम नहीं मिलेंगे। ये जो ईद के आखिरी 3-4 दिन के ख्वाब देखते हैं कि जी बहुत बड़ा बिजनेस आ जाएगा, जो सेल्स वालों को टारगेट मिले होंगे, लग्जरीज हिट होने वाली हैं, लग्जरीज हिट होने वाली हैं इस सूरज गिरन के नतीजे में। तो मुझे ये लगता है कि चांद रात तक वाली कहानियां नहीं होंगी। सूरज गिरन के बाद कोई ना कोई ऐसे इम्पैक्ट्स होंगे सेल्स पे डायरेक्टली, क्योंकि वीनस भी अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, जो ब्यूटी से है, जो औरत से है, जो इस लग्जरी से है। और एक और चीज औरत से याद आया, खवातीन पॉलिटिशियंस जितनी भी, अब खवातीन पॉलिटिशियन पे किसी एक पे ही ना सारे सोचने लग जाएं। खवातीन पॉलिटिशियंस के लिए भी ये सूरज गिरन अच्छा नहीं है, उन पे भी इसने बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करना है। और जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन, उनके लिए भी ये अच्छा नहीं। मुझे ये लगता है कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि इनकी तनख्वाहों के मसले बन जाएं। तो अब हार्डशिप को और मैं क्या सोचूं, मतलब इनके लिए और क्या हार्डशिप हो सकती है? दो ही हार्डशिप हो सकती है, एक तनख्वाह न लगे, दूसरा ये हो सकता है कि इनको जो है ड्यूटी टाइमिंग्स बढ़ जाएं, या नहीं, इनको ऐसा कोई सूरत हाल पेश हो। मतलब हो सकता है कि इनकी गाड़ियों का पेट्रोल बंद कर दिया जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि हार्डशिप आनी है तमाम सरकारी मुलाजमीन को। अब ये खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाया करें, हम तो रंग ही भर सकते हैं कि क्या होना है क्या नहीं। जितना माह मुबारक में बड़ा मुश्किल से सब मैनेज किया है कि अपनी इस सारी सूरत हाल को भी, और उसमें भी बाकी वो क्या कहते हैं, सदकात और दुआएं, और वो इसके जरिए अपनी पनाह मांगे खुदा से। एक वाहिद, अच्छा एक अच्छी बात है इस सब में, अब जैसे कहते हैं ना कि खुदा मजबूरी हो जाएगा। वैसे तो बिल्कुल हमारा जैसे कहते हैं सांस भी नहीं चलता, लेकिन डायलॉग्स की हद तक है। लेकिन अब जो अल्लाह अल्लाह होगी ना, बड़े बड़े दरवेश पैदा होंगे, बड़े बड़े, मैं कहता हूँ तस्मियां पकड़ लेंगे, बड़ा बड़ा जो है आपके रूहानियत बड़े ही, क्योंकि ये असूल है। ये मैं आपको चलो यूं बताता हूँ कि केतु रूहानियत का माना जाता है, राहु दुनिया का माना जाता है। केतु राहु आपस में अपोजिट होते हैं। एक जब जिस घर में बैठता है तो मादा जाता है, सेम टाइम पर रूहानियत आती है। तो ये अमूमन देखा गया जब हम बर्थ चार्ट रीड कर रहे होते हैं, या वैसे भी जनरली, कि जैसे ही मुंह से नवाला छीनता है या दुनिया छीनती है तो फौरन खुदा याद आता है। और ये तो प्लानिटरी लैंग्वेज है जो मैंने बताई। अब मैं आपको थोड़ी सी खुदा की जो कलाम में है, बतौर रिलीजियस स्कॉलर वो कहेंगे कि जी उसका भी बिजनेस वाला भी हो गया, तो ये भी बता दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हें तंग दस्ती भेजता हूं ताकि तुम गिरगियो जारी करो। ठीक है, अब जो ये कुरान की अगर इस आयत को हम देखें कि जी तंग दस्ती पहला सिग्नल होता है ताकि तुम गिरिया जारी करो और मेरी तरफ लौट आओ,
तो कुरान भी यही कह रहा है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशन कहती है कि मादा जाता है तो रूहानियत आती है। तो सेम टाइम पे आप हम सब बड़े अच्छे मुसलमान होने वाले हैं। मई में अपने चले आज इस साल की तारीखी प्रेडिक्शन ले लें जो आप अपनी जिंदगियों में देखेंगे। जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल जो है कहते हैं समझ नहीं आती, अपने घर के मेंबर सारे गिन लें और उनके रूहानी जो लेवल्स हैं वो भी गिन लें कि उनका प्रोफाइल कितना इस टाइम रूहानी है या नहीं है। अप्रैल के बाद आप लोग बहुत ज्यादा मजहबी और बहुत ज्यादा रूहानी हो रहे हैं बैसियत कौम भी। अपने घर के मेंबरों से हिसाब लगा ले सड़कों में और बाकी मामलात में, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। उसामा साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं, बड़ी दूरअंदेशी वाली और बड़ी थॉटफुल बातें की हैं। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आने वाला जो वक्त है उसकी तैयारी करने की तौफीक दें। उसामा साहब थैंक यू वेरी मच, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।